हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जस्ट विद शिवम। एंड इन टुडेस क्लास आज हम उत्तराखंड पीसीएस फिल्म टेस्ट सीरीज जो हमारे चैनल पे चल रही है उसका मॉक टेस्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। मॉक टेस्ट नंबर 5 ऑलरेडी 4 मॉक टेस्ट मैंने अपने चैनल पे डिस्कस कर दिए हैं एंड दिस विल बी द फोर्थ। जितने भी मेरे व्यूअर्स पहली बार जुड़ रहे हैं एंड दे डोंट नो अबाउट दिस टेस्ट सीरीज, तो मैं आपको इस टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ। ये टेस्ट सीरीज आपके उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट होने वाला है 3 अप्रैल को, उसके लिए जो है बनाई गई है अपर पीसीएस के लिए। एंड इसके अंदर आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ ₹300 ओनली। एंड अगर आप ₹300 यानी 10 टेस्ट लेते हो तो उसमें आपको उत्तराखंड जीके के हिस्ट्री के नोट्स जो है एब्सोल्युटली फ्री मिलते हैं, जिसकी कॉस्ट हमारे चैनल पे ₹80 है। तो ये आपको नोट्स फ्री मिलेंगे एंड ये नोट्स आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड नोट्स है, यानी आपको सिर्फ ये नोट्स करने हैं और उसके अलावा कोई अदर सोर्स करने की जरूरत नहीं है। ये आप नोट जो है सेपरेटली भी ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 8742930164। एंड अगर आपको इससे कम मॉक टेस्ट चाहिए तो 5 मॉक टेस्ट आपको ₹150 की कॉस्ट में मिल जाएंगे। उसके साथ आपको कोई चीज फ्री नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको ₹150 में 5 टेस्ट मिलेंगे। एंड अगर इससे भी कम चाहिए तो ₹35 ईच टेस्ट। अगर आपको एक टेस्ट चाहिए तो ₹35, दो चाहिए तो ₹70। सो इन मल्टीपल्स ऑफ 35 आपको टेस्ट ले सकते हैं। सो मेरी सजेशन ये है कि एटलीस्ट 3 से 4 मॉक टेस्ट जो है करके जाना, चाहे यहाँ से करो चाहे कहीं और से अरेंज कर लेना, बट एटलीस्ट 3 अप्रैल को एग्जाम देने से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट देने चाहिए। सो दैट आपको पता लगेगा कि आपको कितना जो है वहां पे जाके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज कट ऑफ वट ऑफ सब कुछ जो है आइडिया आपको एक साथ वहीं पे जाके दोगे। सो दैट विल नॉट बी अ स्मार्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, हम कहीं से लो मॉक टेस्ट, बट मॉक टेस्ट दे के जाना। हमारे चैनल पे अवेलेबल है, सो आई हैव टोल्ड यू। सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम, क्वेश्चन मॉक टेस्ट नंबर 5 डिस्कस करते हैं आज हम। ठीक है, और 4 टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो यस, यू कैन वॉच ऑल दोज लेक्चर्स फ्रॉम देयर। एंड दिस, जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज एनरोल नहीं करा रखा, ये लेक्चर्स उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। हर एक पूरा फुल लेंथ टेस्ट है ये। जीएसबी, उत्तराखंड जी के भी, एवरीथिंग, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग इज देयर। सो आपका पूरा का पूरा जो है रिवीजन हो जाएगा इसको। तो आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट्स कम्स फ्रॉम। वेरी इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया हुआ है कि मेहरगढ़ जो है सबसे पहले सेटल्ड एग्रीकल्चर अगर कहीं पे हुआ, सो दैट टुक प्लेस इन मेहरगढ़। एंड मेहरगढ़ में बेसिकली स्टोन टूल्स वर यूज्ड, और ऐसा माना जाता है कि नियोलिथिक पीरियड से जो है आपकी एग्रीकल्चर यहाँ से स्टार्ट हो गया था। सो ऑप्शन सी, वेरी इजी, एनसीईआरटी में गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हरप्पन क्रॉप्स वर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हरप्पन के टाइम्स में कौन सी 2 मेजर क्रॉप्स थी? अगेन बेसिक चीजें कवर किया गया है एनसीईआरटी में भी। सो ऑप्शन ए, व्हीट एंड बार्ले इज द राइट आंसर। नथिंग वेरी फैक्चुअल, ज्यादा कुछ इसमें कुछ था नहीं, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। थर्ड, द कंसेप्ट ऑफ गोत्र became established in which period? अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी अगर आपने किया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन लगेंगे, ज्यादा कुछ इसमें ऊपर नीचे है नहीं। सो द concept of गोत्र became established in later Vedic period. Option B is the right answer. The river Chenab was known during the Vedic period by the name of। अब ये बहुत मुश्किल होता है थोड़ा याद करने के लिए। पर्सनली आई फेस वेरी मतलब मच डिफिकल्टी रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ दीज। 7 रिवर हैं, उनके जो एंशियंट नाम है आपको याद करने हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस हर एक बार कभी ना कभी जो एग्जाम कोई ना कोई एग्जाम में फंस जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का वैसे द चेनाब का जो है पारुशिनी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन जो 7 रिवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, दीज आर द 7 रिवर्स। फर्स्ट इज इंदस, इंदस को बोलते हैं सिंधु। झेलम, झेलम का एंशियंट नेम है वितास्त्रा। चेनाब का है अस्किनी, सॉरी मैंने फिर गलत कर दिया, पारुशिनी नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अस्किनी। अस्किनी इज द राइट आंसर। चेनाब का अस्किनी, रवि का है पारुशिनी, ब्यास विपाशा, सतलेज का शतुद्री, सरस्वती को है नदी तारना, और दिस इज द मोस्ट होली रिवर, मोस्ट होली या फिर सेक्रेड रिवर। ये आपको पता ही है, सरस्वती बहुत होली और सेक्रेड रिवर है हिंदुइज्म में। सो ये आपको सातों के साथ नाम याद करने हैं, बिकॉज ये जो है क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फॉलोवर ऑफ। वेरी इजी अगेन, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फॉलोवर जैनिज्म।
जैनिज्म एंड बद्रबाहु जो थे, बद्रबाहु, उन्होंने जो है प्रोपोगेट किया था एंड विद द इन्फ्लुएंस ऑफ बद्रबाहु चंद्रगुप्त ने जो है जैनिज्म अडॉप्ट किया था। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द बोधिसत्व डॉक्ट्रिन इज एसोसिएटेड विद, वो कौन बोधिसत्व जो है कौन से फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म से एसोसिएट करती है? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महायान बुद्धिज्म। एंड महायान बुद्धिज्म की अगर हम बात करें, सो आपको पता है कि बुद्धिज्म जाके बाद में अलग अलग पार्ट्स में जो है डिवाइड हो गया था। एंड महायान बुद्धिज्म जो है नागार्जुन ने जो है प्रोपोगेट किया था इन द फर्स्ट सेंचुरी के अंदर नागार्जुन ने जो है प्रोपोगेट किया था। तो ऑप्शन 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का ए आंसर है। सो हिस्ट्री में बहुत फैक्चुअल है, अगेन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, तो जहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा, जहाँ पे ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, वहाँ पे आई विल एक्सप्लेनिंग इलैबोरेट करूंगा, बट यहाँ पे जो है अगेन वेरी फैक्चुअल, सो नथिंग कंसेप्चुअल इन दिस, और एक्सप्लेन कुछ करने का यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए फटाफट ये क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? नाउ इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन एक ऐसा पिलर है जहाँ पे बहुत सारे रूलर्स का इंस्क्रिप्शन जो है, बहुत सारे रूलर्स की कंट्रीब्यूशन जो मेंशन्ड है। सो इस क्वेश्चन में कोई एक आंसर नहीं है, बिकॉज अशोका का कंट्रीब्यूशन भी जो है वो इलाहाबाद पिलर पे रिटर्न है, एंड समुद्रगुप्त का भी जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो मेंशन्ड है इलाहाबाद पिलर पे। समुद्रगुप्त ने जो वॉर्स लड़े हैं उन सब का जो रिटर्न टेक्स्ट है वो इलाहाबाद पिलर पे जो है इंस्क्राइब्ड है। सो इसमें जो है ऑप्शन सी एंड डी बोथ आर राइट। जिन्होंने भी सी या डी में से कोई भी जो है अगर मार्क किया है तो आपका आंसर सही है, बट देखा जाए तो बोथ आंसर आर राइट। सो ऑप्शन 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का सी एंड डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? अब एंशिएंट हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बहुत बार पूछी जाती है, तो आपको रूलर, उनका टाइम पीरियड, रूलर भी अगर चलो छोड़ो, लेकिन डायनेस्टी का पीरियड आपको याद होना चाहिए कि कब कौन सा, मौर्य के बाद कौन सा आया, पोस्ट मौर्यन आया, पोस्ट मौर्यन के बाद शाका कब आए, कुशांस कब आते हैं, इंडो ग्रीस कब आते हैं, पार्थियंस कब आते हैं, ये सब का आपका एटलीस्ट आपके माइंड में टेन्योर जो है वो होना चाहिए। और अगर आपको वो चीज पता है देन यू कैन सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। सो 8 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज अशोका जो है, अशोका वाज in the Mauryan dynasty, and Mauryan dynasty came earlier as compared to Indo-Greeks, मिलिंद यानी मिनिंदर को जो है मिलिंद कहा गया है, मिलिंद कहा गया है। एंड कनिष्का was part of the कुशांस, एंड कुशांस came in 75 AD। तो ये प्रॉपर क्रोनोलॉजी है। अशोक पहले आते हैं 260 से 232 BC, उसके बाद मिलिंद यानी मिनेंदर, इंडो ग्रीक्स 165 BC में आते हैं, और ये दोनों आते हैं पोस्ट मौर्यन टाइम पे, पोस्ट मौर्यन। और ये आपको पता है अशोका वाज मौर्यन पीरियड के टाइम पे। ओके, सो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपको टेन्योर पता है तो, और टेन्योर एटलीस्ट पता होना चाहिए, इट इज नॉट समथिंग कि आप याद ना करो। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज यूज्ड इन अशोका के जो एडिक्ट्स है उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? ऑप्शन डी संस्कृत इज द राइट आंसर, संस्कृत यूज होती थी। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following dynasties had a role in the construction and maintenance of सांची स्तूपा? सांची स्तूपा जो है किसने बनाया? मौर्यस ने बनाया था। आफ्टर, मतलब ये बहुत बार रिकंस्ट्रक्ट भी हुआ है, बट इनिशियली जो है वो किसने बनाया था? मौर्यस ने। एंड इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और मौर्यस के अंदर भी किसने? अशोका द ग्रेट ने जो है इसको कंस्ट्रक्ट कराया था। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। 11, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ट बाय नरसिम्हदेव वन। अगर ये भी आपको इंफॉर्मेशन की तरह दी गई है, आप उसको याद कर लो। क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ सकता है कि सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ट बाय हुम? सो नरसिम्हदेव वन ने जो है बनाया था, एंड ही बिलोंग टू इंपीरियल गंगा डायनेस्टी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। which of the dynasties ruled for the shortest period of time during the course of दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का आपको पता है, खिलजीज आर देयर, स्लेव डायनेस्टी इज देयर, तुगलक डायनेस्टी इज देयर, एंड लोधी डायनेस्टी इज देयर। इसमें से सबसे कम टाइम पीरियड के लिए कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था? सो द आंसर इज खिलजी डायनेस्टी। खिलजियों ने 1290 से लेकर 1320 तक जो है रूल किया, ऑलमोस्ट 30 इयर्स। स्लेव डायनेस्टी वाज फ्रॉम 1206 टिल 1290, सो 84 तक। और सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक अगर किसने रूल किया दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो वो है तुगलक्स ने 1320 से लेकर 1440 यानी 94 इयर्स तक जो है रूल किया है। तो ये तो क्वेश्चन पूछा था शॉर्टेस्ट पीरियड, अगर क्वेश्चन पूछता कि लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए किसने जो है रूल किया है, सो द आंसर वुड हैव बीन तुगलक। ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बेसिक मिडिवल से।
स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है। Which Mughal emperor stopped the practice of forceful conversion of prisoners of war? Prisoners of war मतलब जब युद्ध खत्म होता था तो जो हारने वाले के सैनिक है उसको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बोला जाता था, और ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत रूलर्स के टाइम पे हुआ है जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर का कन्वर्जन हमने देखा गया। सो ये प्रैक्टिस किसने स्टॉप की थी? ऑप्शन ए, अकबर द ग्रेट। अकबर द ग्रेट ने जो है इसको प्रैक्टिस को स्टॉप किया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 14. When and by whom were the Portuguese driven out of Hooghly in Bengal? Now ये बहुत मेजर इवेंट है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। बेसिकली पोर्टुगीज जब स्टार्टिंग में आए थे तो दे केम एज अ ट्रेडर्स, और सबसे पहले पोर्टुगीज आते हैं इंडिया के अंदर। बट ड्यूरिंग द सेंचुरी ऑफ 16, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, अर्ली 17th सेंचुरी, ब्रिटिशर्स जो है आ चुके हैं 1600 के टाइम पे। कैप्टन हॉकिंस आते हैं जहांगीर के कोर्ट में, एंड कैप्टन हॉकिंस जो है वो पर्शियन लैंग्वेज जानते थे। सो जहांगीर वॉज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय कैप्टन हॉकिंस, यानी ब्रिटिशर्स का जो जहाज आया था उस वक्त पहली बार, और कैप्टन थे उसके हॉकिंस। हॉकिंस को पर्शियन लैंग्वेज आती थी, सो ही वॉज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय, या फिर मोर मोर इम्प्रेस्ड बाय इंग्लिश। ठीक है, हॉकिंस से। वहीं ऑलरेडी उस वक्त पोर्टुगल जो है ट्रेड करता था इंडिया के साथ, मतलब इंडिया के अंदर ट्रेड करता था बंगाल में। तो पोर्टुगीज को ये चीज पसंद नहीं आई, बिकॉज ऑलरेडी पोर्टुगल का जो है सेटअप पूरा स्टैब्लिश था, और सामने से ब्रिटिशर्स आर कमिंग, इंग्लिश आर कमिंग। सो उनको जो है कहीं ना कहीं लगा कि ये हमारी ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो पोर्टुगल ने थोड़ा एग्रेसिव जो अपनी पॉलिसी थी वो अपनानी शुरू करी। उन्होंने क्या किया, बेसिकली इंग्लिश को वहां तक आने के लिए रोका। इंग्लिश के मतलब ब्रिटिशर्स के जो जहाज थे उनको जो है डैमेज किया। लेकिन स्टार्टिंग में कैप्टन हॉकिंस ने एक अच्छा रिलेशनशिप बनाया मुगल एम्पर के साथ, जहांगीर के साथ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनको जो है पर्शियन लैंग्वेज आती थी। सो ही कुड टॉक विद द जहांगीर इन लोकल लैंग्वेज, जो कि पर्शियन लैंग्वेज थी। सो ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर रहा कि स्टार्टिंग में इंग्लिश और मुगल के रिलेशनशिप अच्छे रहे, और ये चीज ऑब्वियसली पोर्टुगल को नहीं भाई, तो पोर्टुगल ने अग्रेसिवनेस स्टार्ट किया। और पोर्टुगल उस वक्त माना जाता था कि पोर्टुगल जो है समुद्री लुटेरे जो थे पोर्टुगल के टाइम में बहुत ज्यादा थे। तो उन्होंने जो है बेसिकली क्या किया, इंग्लिश के जो शिप्स थे वो उनको लूटना शुरू किया। उसने जाके मुगल एम्पायर को बताया, मुगल एम्पायर ने बोला ठीक है, आपका जो जहाज है वो अगर किसी ने लूटा लूटा है तो उनको हम सजा देंगे। तो एक तरह से पोर्टुगल की जो नेगेटिव इमेज बनना स्टार्ट हो गई मुगल के अंदर। और पोर्टुगल ने एक काम और क्या किया कि जहां मुगल रूलर के टाइम पे, मुगल रूलर जब शासक चल रहा था उस वक्त, तो पोर्टुगल ने क्या किया, कन्वर्जन जो उनके प्रैक्टिस थी कि इस्लाम से जाकर क्रिश्चियनिटी में बदलने का जो उनका प्रोपेगेंडा था वो उन्होंने एक्टिवली प्रमोट करना शुरू कर दिया, और स्लेव जो सिस्टम था वो स्टार्ट कर दिया। तो इस चीज को देखते हुए जहांगीर, या फिर जहांगीर ने, और टू बी वेरी प्रिसाइज मुगल रूलर्स ने जो है बहुत एक्टिव रोल निभाया, एंड मुगल एम्परर्स ने पोर्टुगल को एक तरह से बहुत ज्यादा जो है देखा कि इंग्लिश आर बेटर देन पोर्टुगल। तो इंग्लिश ने क्या किया, सॉरी मुगल्स ने क्या किया, मुगल्स ने क्या किया, पोर्टुगल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो कहने का मतलब पोर्टुगल को जो है बाहर फेंक दिया हुगली से बाय 1631। और ऑर्डर किसने दिए थे? शेर शाह ने, सॉरी शाहजहां ने, शेर शाह कह रहा हूँ, शाहजहां ने। 1631 कासिम खान जो है गवर्नर था। ठीक है, तो जो उन्होंने पहला, पोर्टुगल ने सतगांव में जो अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रखी थी, और उन्होंने एग्रेसिव ट्रेड को चक्कर में लगाते हुए हुगली के ऊपर कब्जा करना चाहा, हुगली को कैप्चर करना चाहा पोर्टुगल ने। तो हुगली से उन्होंने बाहर फेंक दिया मुगल एम्परर ने बाय द हेल्प ऑफ कासिम खान हु वाज द गवर्नर, एंड 1631 में पोर्टुगीज वर ड्रिवन आउट। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये कहानी इसके पीछे की है। 15. The British paramountcy in India was completed in 1856 with the annexation of Awadh. Annexation of Awadh यानी अवध जो है सबसे लास्ट में एनेक्स होता है। पंजाब was annexed in 1849, सिंध 1839 by doctrine of lapse। ठीक है, यहाँ तो एंग्लो पंजाब वॉर हुए थे। एनेक्सेशन ऑफ कर्नाटिक, ओके, बाय अगेन आई गेस सब्सिडरी अलायंस से स्टार्ट हुआ था ये कर्नाटिक 1801।
and annexation of Awadh 1856. So option D is the right answer. Question number 16. Railways were introduced in India when the Governor General of India was Dalhousie. Dalhousie के टाइम पे रेलवेज केम इन इनटू इंडिया एंड 1853 का रेलवे मैन्यूट जो है पहला डॉक्यूमेंट है जब रेलवेज वर एस्टैब्लिश, और 1853 के टाइम पे ही पहली रेल जो थाने से मुंबई के बीच में चलती है, मुंबई से थाने या फिर थाने से मुंबई ऐसे कुछ था जो चलती है। सो 1853। और डलहौजी का टेन्योर क्या है? 1848 से लेकर 56। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आप कोई गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय का नाम पढ़ो तो आपका उसका टेन्योर हमेशा याद होना चाहिए। सो कर्जन का टेन्योर है 1899 से 1905। हार्डिंगे दो थे, हार्डिंगे फर्स्ट 1844 से 48 तक, हार्डिंगे सेकंड 1910 से 1916 तक, लॉर्ड डलहौजी हमने बता दिया 1846 से 56 तक, और लॉर्ड रिपोन 1880 से 1884 तक। तो ये आपको टेन्योर्स भी रिवाइज हो गए। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 17. Who led the Maratha forces in the third battle of Panipat in 1761? वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन बी सदाशिव राव। वेरी इजी, आपको पता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुआ था? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। ओके, सो लेट्स नॉट गो डीप इन दिस। 17 का है ऑप्शन बी। 18. What is the correct sequence of the following events? थर्ड मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होना चाहिए था ये, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, मिसप्रिंटिंग है। So it happened in 1817 to 1819. Third Battle of Panipat 1761. Third Mysore War 790 से 92 जब ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम साइन हुई थी। थर्ड बर्मीज वॉर 1885। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओगे तो 2314 विल बी द राइट आंसर। और इनमें से अनफॉर्चुनेटली चारों ऑप्शन गलत है, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। सो प्लीज टेक नोट ऑफ दिस। ऑप्शन कोई सही नहीं है, बट द करेक्ट क्रोनोलॉजी इज 2314। ओके, ये इसके ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 19. आइडेंटिफाई द सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ महाराष्ट्र who adopted the pen name of लोकाहितवादी। अगेन सोशल रिफॉर्म्स जब स्टार्टिंग हुए इंडिया के अंदर, अलग से चैप्टर है। सो स्टेट अवे इट इज गिवन कि लोकाहितवादी was the pen name of गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख इज द राइट आंसर। एंड इनका कुछ कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। गोपाल हरि देशमुख, ही रोट अ वीकली बाय द नेम ऑफ प्रभाकर, जिसके पेन नेम लोकाहितवादी इनका पड़ा, प्रभाकर इन्होंने लिखा। सो प्रभाकर इनका लिखा हुआ है। उन्होंने एक और वीकली स्टार्ट किया हितेचू, ये भी इनका लिखा हुआ है। तो ये दो इंपॉर्टेंट वीकली है जो इन्होंने स्टार्ट किए थे, गोपाल हरि देशमुख, और ये महाराष्ट्र से थे, पुणे से थे। ओके, सो दोनों चीज आपको याद रखनी है। प्रभाकर हितेचू को एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रभाकर वीकली जो है किसने स्टार्ट किया था। सो इट इज गोपाल हरि देशमुख। एंड ऑल्सो इट कुड बी आस्क्ड कि हितेचू वीकली जो है किसने स्टार्ट किया था। अगेन इट इज गोपाल हरि देशमुख। ऑल्सो ही प्लेड अ रोल इन ज्ञान प्रकाश एंड इंदु प्रकाश। ज्ञान प्रकाश इंदु प्रकाश जो है मॉडल थे, ओके, प्लेस थे, सॉरी प्लेस थे, जिनमें जो है गोपाल हरि देशमुख ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, सो ज्ञान प्रकाश इंदु प्रकाश, ये दो भी आपको ध्यान रखने हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रभाकर। प्रभाकर तो एग्जाम में पूछा जाता है। सो प्रभाकर वॉज अ वीकली रिटन बाय गोपाल हरि देशमुख। Question number 20. During whose tenure the resolution of total independence was passed? Now total independence is पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज 1929 में जो इसको पहली बार रेजोल्यूशन पास किया जाता है। एंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड इरविन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन का टेन्योर है 1926 से लेकर 31 तक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये तो इजी होना चाहिए बिकॉज 1919 के जो रिफॉर्म्स हैं वो इनके टाइम पे आए थे। मोन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफोर्ड के नाम से बोला जाता है उनको। 1916 से 21 तक। लॉर्ड वेवेल जो है लास्ट हमारे वॉइस रॉय बने, किससे पहले? माउंटबेटन से। माउंटबेटन कुछ ही टाइम पीरियड के लिए आए थे, बट लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 तक, और लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36 तक। तो अगेन इनका भी टेन्योर आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 21. In which of the following movements did महात्मा गांधी make the first use of hunger strike? हंगर स्ट्राइक उन्होंने पहली बार कहां पे जो है दिखाया था? सो ऑप्शन सी अहमदाबाद स्ट्राइक, जहां पे प्रोटेस्टर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे ओवर द इश्यू ऑफ बोनस, जो उनको बोनस डिमांड वो कर रहे थे और बोनस जो है कंपनी नहीं दे रही थी। सो देयर अहमदाबाद स्ट्राइक में पहली बार गांधी जी ने अपना जो भूख हड़ताल वाला वेपन था वो यहाँ पे दिखाया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
Aruna Asaf Ali was connected with which of the following movements as a woman organizer of underground activity? So Aruna Asaf Ali जो है मेजरली जो उनका नाम जो है आता है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, बिकॉज क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपको पता है 1942 में जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सो ऑल द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन सबको जो है ब्रिटिशर्स ने गिरफ्तार कर लिया था. सो देयर वर नो मेन लीडर्स जो पब्लिक के बीच में रह सके, इसलिए जो है नए नए लीडर्स का इवोल्यूशन हुआ. एंड अरुणा आसिफ अली एक ऐसी महिला थी जिन्होंने जो है अंडरग्राउंड रह के जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है एक्टिवली प्रमोट किया. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Question number 23. Who started the Ahmadiyya movement in 1889? Now again सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो आपको पता होना चाहिए किसने स्टार्ट किया, कौन से टाइम पीरियड में स्टार्ट किया. सो अहमदिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय मिर्जा गुलाम अहमद. सो बेसिकली इसका मेन थीम क्या था, मेन एम क्या था इसका? वेस्टर्न एजुकेशन मुस्लिम्स को देना. सो इट वाज मोर ऑन द लाइन ऑफ ब्रह्मो समाज. ब्रह्मो समाज क्या करता था कि सब गॉड इज वन. ब्रह्मो समाज का मेन एम क्या था कि पूरी रिलीजन को रिफॉर्म करना, कि अलग अलग गॉड नहीं है, गॉड इज वन. इसी को देखते हुए अहमदिया मूवमेंट भी यही प्रोपोगेट करता था कि गॉड इज वन. कोई जिहाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कोई भी भगवान मानो लेकिन पूरी श्रद्धा से मानो, ये इनका मेन एम था. एंड इट वाज स्टार्टेड बाय मिर्जा गुलाम अहमद. और इन्होंने प्रोपेगेट किया कि वेस्टर्न एजुकेशन भी मुस्लिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. सो अगेन इट वाज मोर ऑफ अ रैशनल मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड बाय मिर्जा गुलाम अहमद. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 24. Why were Tilak and other imprisoned in 1897? जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह का है तो आप देखो 1897 के टाइम पे इंडिया के अंदर क्या हो रहा था. नो मेजर मूवमेंट वाज देयर, कोई मेजर प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन मॉडरेट्स ने स्टार्ट कर दिया था इंडिया में कि अपने को आजादी चाहिए. आजादी तो वर्ड यूज नहीं होता, बट इट वाज सेड कि हमें जो है और राइट्स चाहिए. मॉडरेट्स जो फेस था 1885 के बाद जब कांग्रेस एस्टैब्लिश होती है. सो पहला मेजर मूवमेंट आपको पता है 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, तब एंटी स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है. तो इससे पहले ज्यादा कुछ था नहीं, तो इसको बैकग्राउंड में रख के आंसर सॉल्व करने की कोशिश करो. Their speeches and writings were directed towards creating hostile feeling towards the British government. Can be true. They violated the terms of Arms Act. ये बहुत पहले आ चुका था. ऑप्शन बी इज नॉट. They refused to attend the court trial presided by the British judge. नहीं. They broke the salt law. ये तो बहुत बाद में था. ऑप्शन ए, बिकॉज बाल गंगाधर तिलक जो थे वो बहुत एग्रेसिव लिखते थे राइटिंग्स के अपने कॉलम्स में ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के अगेंस्ट. सो इस चीज को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने उनको गिरफ्तार किया. सो ऑप्शन इज द राइट आंसर. 25. द स्पेशल फीचर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन एट सूरत. वेरी फेमस सूरत स्प्लिट 1907. सो एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स competed for getting their own man elected. ये भी एक रीजन था, बिल्कुल सही. द मॉडरेट अटेम्प्टेड टू रिपंडिएट द रेजोल्यूशन ऑफ द कैलकाटा सेशन, बिल्कुल सही. सेशन एंडेड इन कंफ्यूजन, बिल्कुल सही. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑल आर वैलिड. अब कहने का मतलब क्या, सूरत स्प्लिट बेसिकली क्यों हुआ था? बिकॉज द आइडियोलॉजी डिफरेंस था किसके बीच में? एक्सट्रीमिस्ट के बीच में एंड मॉडरेट्स के बीच में. मॉडरेट्स चाहते थे कि अपन को शांति से रहकर अंग्रेजों से अपने हक मांगने, अपने राइट्स मांगने, बट एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि अब तोड़फोड़ मचानी है और अब बहुत हो गया, हम हमको पेशेंस नहीं दिखाना एंड बहुत वायलेंट एक्टिविटीज उन्होंने करनी है. तो दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट थी. और 1906 में जब गोपाल गोखले कलकत्ता सेशन में जब हुआ था, तो चाहते थे कि हमारा प्रेसिडेंट हो. हमारा कौन? एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हमारा प्रेसिडेंट जो है बने, और मॉडरेट चाहते थे कि हमारा प्रेसिडेंट बने कांग्रेस का. तो दोनों का अलग अलग आइडियोलॉजी थी, दोनों दोनों अलग अलग बंदे चाहते थे कि हमारा प्रेसिडेंट बने, हमारा प्रेसिडेंट बने. तो सूरत में फाइनली स्प्लिट हो गया, दोनों ने जो है अलग अलग रास्ते अपना लिए. सो दिस इज व्हाट सूरत स्प्लिट इज. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. चारों ऑप्शन बिल्कुल तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है. 26. विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडियन कमेंस. कब स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? विद द सॉल्ट लॉ जब स्टार्ट किया, डांडी मार्च. सो ऑप्शन डांडी मार्च, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. डांडी मार्च जो स्टार्ट होता है 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, एंड इसके अंदर 78 प्रोटेस्टर्स ने जो है पार्टिसिपेट किया, यानी 78 लोग जो है डांडी मार्च का हिस्सा बने. हमारे उत्तराखंड से भी जो है कुछ नाम है जो डांडी मार्च में हिस्सा बने थे. आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बिकॉज मैंने जो उत्तराखंड हिस्ट्री की रिवीजन क्लास चलाई है उसके अंदर मैंने एक नाम आपको बताया था. अगर आपने वो क्लास ली है, दैट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट. वहां से क्वेश्चन स्ट्रेट अवे एग्जाम हॉल में आपको मिलेंगे. सो वो क्लास आपको करनी ही करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सारे के सारे कवर किए हैं.
हर एक इवेंट से जो है क्वेश्चन बना के रखा है, तो आपका पूरा का पूरा ऑल टुगेदर 365 डिग्री रिवीजन आपका हो जाएगा। सो आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है क्या कि दांडी मार्च में उत्तराखंड से किसने जो है पार्टिसिपेट किया था। ओके। 27 which of the following commission committee was appointed by the British government to investigate in the massacre of जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग का जो ट्रेजेडी हुआ था उसको जो है कौन सी कमिटी जो है ब्रिटिशर्स ने जो है अपॉइंट की थी? वेरी इजी अगेन, हंटर कमिटी जो अपॉइंट की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द फर्स्ट एफर्ट at drafting Dominion status constitution for India was made in response to the. Now this can be typical question because आपको बताना है कि डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिया का बनाने बनाने की बात कही गई वो कौन से रिफॉर्म्स या फिर कौन से एक्टिव कौन सा जो मेजर इवेंट हुआ उसकी वजह से डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया बनाने का बात हुई। सो इट इज ऑप्शन सी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में जब आई और उसने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की और रिजेक्ट कर दिया इंडिया ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट को। देन जस्ट टू कन्विंस इंडियंस उन्होंने बोला कि ठीक है अपन डोमिनियन स्टेटस जो है आपको देंगे। सो दिस इज वाज ऑल अबाउट साइमन कमीशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 29 व्हेन लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उस वक्त गवर्नर जनरल पाकिस्तान कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के बनते हैं गवर्नर जनरल जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। उस वक्त पाकिस्तान के कौन बने थे? ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो है पहली बार पहले गवर्नर जनरल थे फ्रॉम 1947 टू 1948। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 30 the Ghadar party formed in the USA was determined to start a revolt in India. Which among the following provinces did the party choose to begin its armed revolt? Again a very easy question. पंजाब के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया था गदर पार्टी जो यूएसए के अंदर फॉर्म हुई थी। ओके, सो वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन ए। 31 which of the following planets has largest number of natural satellites or moons? सबसे ज्यादा मून्स किसके पास है या फिर नेचुरल सैटेलाइट की बात करो तो सबसे ज्यादा किसके पास है? ऑप्शन सी सैटर्न। सैटर्न के पास 82 है, 82 मून्स है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स जो है सैटर्न के पास है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू ग्रेट सर्कल इज नॉट करेक्ट? ग्रेट सर्कल के कंटेक्स्ट में क्या सही नहीं है? आंसर करने की कोशिश करो। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट वेल टुडे, कोल्ड हो गया मेरे को। सो बहुत मुश्किल से क्लास में से ली जा रही। माई हेड इज पेनिंग अ लॉट। सो आज मैं थोड़ा सा कम एक्टिव आपको नजर आऊंगा, बट स्टिल वी हैव टू टेक द क्लास। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल जो है चारों में से कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं है। इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल, करेक्ट। सो ग्रेट सर्कल बेसिकली एक थ्योरी है ज्योग्राफी के अंदर। ओके, एंड वो थ्योरी बेसिकली क्या है? अर्थ के अंदर अर्थ इज अ स्फीयर एंड स्फीयर के अंदर जो है कितने ग्रेट सर्कल्स इंक्लूड हो सकते हैं, ऐसा कुछ थ्योरी है। A ship can save fuel and time by the following by following the great circle arc between 2 points. ये भी बिल्कुल सही है। Only one great circle can be drawn on a sphere. Now this is not right and this is my right answer because वहां पे no पूछा गया, कौन सा करेक्ट नहीं है। अब इसको समझो कैसे, मेरे को जगह चाहिए, ये रही जगह। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्पेयर। अब इसके अंदर आप एक ग्रेट सर्कल, आप सिर्फ एक ही ग्रेट सर्कल बना सकते हो। ग्रेट सर्कल मतलब स्पेयर के अंदर कोई भी सर्कल जो सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा सर्कल इसके अंदर क्या हो सकता है? ये तो थोड़ा अजीब बन गया। लेट थोड़ा आसान करते हैं। ग्रेट सर्कल टाइप करना गूगल पे, इमेज देखना उसका, तो आप देखोगे कि बहुत सारे सर्कल्स ग्रेट सर्कल के अंदर बना सकते हैं। सो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सो आप वहां से देख लेना। ओके, 32 का ऑप्शन सी। 33 what is the time taken by the earth to complete one rotation on its axis? Very easy, 23 hours 56 minutes 4 seconds. Option B is the right answer. Space between earth and moon is known as. अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सो ऐसे क्वेश्चन को याद कर लेना। Space between earth and moon is called as cislunar. Cislunar is the right answer. Cislunar. From west to east, इस तरफ अगर जाओगे आप, what are the three main island group of the Pacific Ocean? पैसिफिक ओशन के तीन मेन आइलैंड कैटेगरीज जो ये डिवाइड किए गए पैसिफिक ओशन के अंदर, वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया इज द राइट आंसर।
आपको एग्जैक्टली यही याद करना है, मेलिनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया। नाउ इसको याद करने के साथ गूगल मैप्स पे देख भी लेना, ओके, फॉर बेटर क्लैरिटी इन योर माइंड। 36, द डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट इज रिवर्स विद सीजन। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके एक्सप्लेनेशन में मेरे को देनी पड़ेगी। ओशियन करंट रिवर्स कौन से सीजन मतलब हो जाते हैं सीजन को, सीजन वेट, डायरेक्शन ऑफ ओशियन करंट इज रिवर्स विद सीजन। ओशियन करंट जो है रिवर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ दे आर फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, वो साउथ की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे विद रिवर्शन इन सीजन। ओके, तो आपको बताना है कि कौन से ओशन में ऐसी एक्टिविटी होती है, कौन से ओशन में, कहाँ के ओशन करंट जो है रिप्लेस हो जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो रिवर्स हो जाते हैं। सो इट इज द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के जो ओशन करंट्स हैं दैट आर रिवर्स ड्यू टू मॉनसून। मॉनसून आपको पता है साउथ वेस्ट मानसून, जब साउथ वेस्ट मानसून इंडिया के अंदर आता है सो इट कम्स लाइक दिस, और उसके बाद अरेबियन सी वाला पार्ट अलग जाके एंड बे ऑफ बंगाल वाला अलग जाके, तो ओशन करंट उस वक्त कैसा होता है, टुवर्ड्स दिस। ओके, बट व्हेन नॉर्थ ईस्ट मानसून इज देयर इन ड्यूरिंग द विंटर्स, नॉर्थ ईस्ट, तो उसकी क्या पोजीशन होती है, दैट कम्स लाइक दिस। तो जब ये रिवर्सल होता है सीजन का, तब ओशन करंट इस तरफ जो है हो जाता है, और साउथ वेस्ट मानसून की तरफ के टाइम पे ये नॉर्थवर्ड जो है मूव करता है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम पे ये साउथवर्ड जो है मूव करता है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट ओशन करंट का रिवर्सल मींस। ओशन करंट्स इस तरफ जाते हैं बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, बट नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम पे ओशन करंट रिवर्स हो जाते हैं, और वो जो है साउथ सदर्न साइड की तरफ डायरेक्शन पे की तरफ जाते हैं। सो रिवर्सल पूरा हो जाता है, और ये सिर्फ इंडियन ओशन के अंदर होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 37, एज पर फेरल्स लॉ, फेरल्स लॉ के अकॉर्डिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द नॉर्थ ब्लोइंग विंड्स आर डिफ्लेक्टेड वेस्टवर्ड। इस तरफ नहीं, बिल्कुल गलत, बिकॉज आपको पता है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में थिंग्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट in southern hemisphere, and this happens due to Coriolis force। Coriolis force की वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहां की चीजें राइट वर्ड्स मूव हो जाती हैं। अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे हो जाएगी, अगर लेफ्ट में सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट में अगर सॉरी अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे मूव हो जाएगी बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स किस लिए होती है, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ। सो ऑप्शन ए इज नॉट राइट। Option B, in the southern hemisphere, the north blowing winds are deflected eastward, are deflected eastward। बिल्कुल गलत, ये तो राइट होगी, तो ये भी ऑप्शन गलत है। In the northern hemisphere, the south blowing winds are deflected eastward, eastward। ये भी गलत है बिकॉज ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जाना चाहिए था। सो ऑप्शन डी सही होगा। इन द सदर्न हेमिस्फीयर द साउथ ब्लोइंग विंड्स आर डिफ्लेक्टेड ईस्टवर्ड, आर डिफ्लेक्टेड ईस्टवर्ड, सॉरी इस तरफ, ईस्ट इस तरफ हो गया ना। सो ये बिल्कुल सही है बिकॉज इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट के साइड में हो रही है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको खुद से करके देखना, आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, बेसिक चीज पता है, कॉन्सेप्ट पता है कि फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट जितने भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है दैट टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स राइट बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर के टाइम, सदर्न हेमिस्फीयर में all the freely moving objects tend to move towards the left side, okay, towards the left side, and that is also due to the Coriolis force, and Coriolis force is due to the rotation of the earth। 38, jet streams are usually found in the tropopause। option C is the right answer। tropopause के अंदर जो है मेनली जेट स्ट्रीम्स होती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ फिलीपींस, फिलीपींस के जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टाइफून, टाइफून इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए। विली विली ऑस्ट्रेलिया के अंदर बोलते हैं, हरिकेन अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में बोलते हैं, इंडिया के अंदर क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया के अंदर
और बैगियो कुछ ऐसा होता ही नहीं है, सो ये तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ डेविएट करने के लिए है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 40, एज वी प्रोसीड फ्रॉम इक्वेटर्स टुवर्ड पोल्स, इस तरफ अगर जाएंगे, ये इक्वेटर है आपका, ये पोल है। द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो रेंज है टेम्परेचर की, मतलब 20 डिग्री से 30 डिग्री तक, अगर आज फॉर एग्जांपल आज का मैक्सिमम टेम्परेचर आप देखते हो ना कैसे होता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर इज फॉर एग्जांपल 34 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 26 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूरी की पूरी रेंज हो गई हमारे इंडिया के अंदर, मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो ये जो रेंज है, ये इसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर हम इक्वेटर से पोल वर्ड जा रहे हैं। सो क्या ये डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, फ्लक्चुएट होगी? द रेंज विल बी डिक्रीज्ड, ये डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज वेरिएशन जो है वेदर का वो सबसे ज्यादा इक्वेटर के पास होता है। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी जो देखी जाती है वेदर के अंदर, वो इस रीजन के अंदर देखी जाती है। और एज वी गो फार फ्रॉम दिस लाइन, सबसे कम पोल्सवर्ड वेरिएशन होता है वेदर का, बिकॉज वहां पे सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती है, स्लांटिंग रेज जाती है, सनलाइट बहुत कम जाती है, इसलिए वेरिएशन वेदर का जो है बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा वेरिएशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। सो दिस इज द पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। 40 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 41, चिनूक क्या है? चिनूक इज अ कोल्ड विंड ट्रॉपिकल डेजर्ट वार्म विंड इन नॉर्थ अमेरिका। बिल्कुल सही, बिकॉज चिनूक, आप इसको ऐसे याद रखो, चिनूक हेलीकॉप्टर्स आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हेलीकॉप्टर्स, बहुत मस्त लगते हैं देखने में। एंड ये हमने यूएसए से इंपोर्ट किए थे 2019 में। ओके, तब मैंने इसको पहली बार देखा था एंड बहुत सुंदर है चिनूक हेलीकॉप्टर्स। चिनूक को आप ऐसे याद रखना कि चिनूक कहीं पे भी आए तो आपको देखना नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे है, बिकॉज इट इज फ्रॉम यूएसए एंड यूएसए इज इन नॉर्थ अमेरिका। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि वार्म विंड है ये। अगर कहीं पे ऑप्शन आ जाए कि कोल्ड विंड इन नॉर्थ अमेरिका, सो दैट विल बी अ रॉन्ग आंसर, बिकॉज ये जो है एक वार्म विंड है, गर्म हवा है। तो आपको बस ये याद रखना है, बिकॉज चिनूक इज अ हॉट, चिनूक इज अ हॉट हॉट मैन। 42, hot desert like Sahara, Arabia, etc. receive very negligible amount of rainfall. This is because they do not receive moisture bearing wind from the oceans. बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन सही है मेरे ख्याल से। Are the most rocky and barren line, नहीं। Are located on the tropic of, नहीं, not पढ़ा। Option A is the most suitable answer because they don't receive moisture bearing winds. अगर moisture bearing winds उनको मिलने लग गई तो वहां पे रेनफॉल हो जाएगा, और रेनफॉल हो जाएगी तो वो डेजर्ट्स रहेंगे ही नहीं रहेंगे। So option A is the right answer. 43, मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इन एशियन, आसियान, आसियान के अंदर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री कौन सी है? दैट इज योर मलेशिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सेल्वा, सेल्वा बोला जाता है इनको। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया? यूरोप को एशिया से कौन सेपरेट करता है? दैट इज योर उरल माउंटेन्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगेन वेरी फैक्चुअल, नथिंग कंसेप्चुअल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज तमिल जो है एक मेजर लैंग्वेज है एंड इट इज इन इंडोनेशिया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडोनेशिया क्या? ओके, 46 का बी या इंडोनेशिया। द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है इंडिया का टेरिटोरियल वाटर जो एक्सटेंड होता है। कहने का मतलब ये सी कॉस्ट है, अगर ये समुद्र का तट है तो यहाँ से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया की धरती मानी जाती है, नॉटिकल माइल्स। और इससे लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, यहाँ पे आप सर रिसर्च विसर्च कर सकते हो, बट ये आपकी टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर नहीं आएगा। सो ये भी आपको चीज ध्यान रखनी है। 12 नॉटिकल माइल्स तक तो अपनी टेरिटरी है, हमारा जो है हमारा पूरा लॉ वो सब कुछ हमारा लगेगा। ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल्स इज द आंसर। 48, द हाईएस्ट पीक इन इंडियन टेरिटरी इज K2। बिल्कुल सही जवाब। तो ये कौन सी रेंज में लोकेटेड है आपको ये बताना है, कौन सी रेंज में है, वेदर इट इज सेंट्रल हिमालयस, ट्रांस हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, काराकोरम रेंज। आपको ये आंसर आना चाहिए।
48 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, काराकोरम रेंज के अंदर है ये, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इंडस श्योक ये ट्रिब्यूटरी है, ये रिवर है, बिल्कुल सही है ये। गंगा की गंडक ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल सही है। गोदावरी की मूसी ये गलत है। कृष्णा तुंगभद्रा बिल्कुल सही है। नॉट करेक्टली मैच पूछा है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज मूसी जो है ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ओके, वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली लोअर इन नॉर्दर्न रीजन, ये तो मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक, बिल्कुल सही। टापी रिवर लाइज टू द साउथ ऑफ सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज के साउथ में, यस कैन बी करेक्ट। द नर्मदा एंड तापी रिवर्स आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैलीज, ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज ये करेक्ट नहीं है। द वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली लोअर इन द नॉर्दर्न रीजन, दिस इज नॉट राइट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अमरकंटक प्लेट्यू इन द माइकल हिल्स मार्क द ओरिजिन ऑफ द रिवर, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले तो नहीं बताया था, बट आपको बैकवर्ड लिंकेज के टाइम पे मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अमरकंटक प्लेट्यू से रिवर नर्मदा जो है ओरिजिनेट होती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज द हाईएस्ट? सबसे हाईएस्ट पीक इनमें से कौन सी है? धौलागिरी जो है इसका आंसर है ऑप्शन ए, ये हाइट 8167 मीटर इसकी हाइट है। इसकी नंदा देवी की तो आपको एग्जैक्टली याद कर लो, क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछ सकते हैं कि नंदा देवी की हाइट कितनी है, 7816 मीटर। और धौलागिरी जो है सेवेंथ हाईएस्ट रेंज है, माउंटेन रेंज है पूरी दुनिया की। नामचा परवन 7782, नेपाल के अंदर नंगा पर्वत अगेन इन नेपाल 8126। तो सबसे ज्यादा जो है हाइट किसकी है? धौलागिरी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। द तिब्बतन रिवर सैंगपो एंटर्स इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ, सैंगपो आपको पता भी होना चाहिए कि किसको बोलते हैं, सो ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं सैंगपो, ब्रह्मपुत्रा। एंड ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। ये नामचा पर्वत करके जगह है, उससे जो है यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडिया हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ फिशरीज इन inland water bodies, shallow continental shelf, deep sea areas, brackish, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डीप सी एरियाज में सबसे ज्यादा जो है पोटेंशियल है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, अच्छा, बाय द स्टेट लेजिस्लेटर अलोन, बिल्कुल नहीं। पार्लियामेंट कैन बी ट्रू विद द जॉइंट अप्रूवल द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल नहीं। ओनली ऑन द रेटिफिकेशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पार्लियामेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर प्रोविजन जो है, मेजोरिटी जो है अमेंड कर सकती है अकेली पार्लियामेंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56, द सिंपल मेजोरिटी इन वोटिंग इज इनफ टू अमेंड प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप, बिल्कुल सही। क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ अ स्टेट, बिल्कुल सही। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन चारों के लिए, इन तीनों के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए अमेंड करने के लिए, इन तीनों के लिए, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which article of the Indian Constitution provides for the setting of the consolidated fund? कौन सा आर्टिकल बोलता है? इन चारों में से कोई सा भी नहीं बोलता। इट इज द आर्टिकल 266, आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड के लिए है, सो ऑप्शन इनमें से कोई भी सही नहीं है, आप इसको प्लीज मेंशन कर दिया मैंने, आर्टिकल 266 इज द राइट आंसर। फॉर 58 द कॉन्स्टिट्यूशन 98 अमेंडमेंट एक्ट जो था वो किस लिए था? empowering the center to levy an appropriate service tax, wrong। Constitution, yes, option B is the right answer। Constitution of the National Judicial Commission, National Judicial Commission for appointment of judges, इसके लिए 98 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिसको बाद में जो है नल वॉइड कर दिया गया था, एनजेक को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है कर दिया था। आप मेरे को बताओ कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एनजेक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया था सुप्रीम कोर्ट ने, अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, नंबर क्या था उसका, वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 59, which constitutional article deals with representation of Anglo Indian in the House of People, यानी लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियंस के लिए कौन सा आर्टिकल बोलता है? ऑप्शन बी 331, आई थिंक ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, आर्टिकल 331 बोलता है। अब तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुका है और अब जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है
लोकसभा के अंदर कोई रिजर्वेशन उनको नहीं मिलेगा, सो ये अब हट चुका है। 60. Which article of Constitution provide that it shall be the endeavor of every state to provide adequate facility for instruction in the mother tongue एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन? स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि एजुकेशन के टाइम पे मदर टंग को बहुत फोकस किया जाए पढ़ाई के अंदर एंड मदर टंग को इंक्लूड किया जाए। ये कौन से आर्टिकल के अंदर कहा जाता है? ऑप्शन सी 350A। 350A कहता है कि आपको जो है मदर टंग को प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में इंक्लूड करना है एंड ये हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो आपको ये चीज याद रखनी है कि कौन सा आर्टिकल कहता है, क्वेश्चन पूछ सकता है इस। Which of the following commission is not provided in the constitution? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी कमीशन इनमें से नहीं दी गई है? प्लानिंग कमीशन बिल्कुल यही है। प्लानिंग कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया था बिकॉज इट वाज क्रिएटेड थ्रू द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव एक्शन, और जवाहरलाल नेहरू उसके पहले जो है चेयरपर्सन थे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बिकॉज यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ये तीनों जो है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 62. Which of the following constitutes a finance commission for a state in India? कौन बनाता है फाइनेंस कमीशन फॉर अ स्टेट इन इंडिया? Who of the following constitutes finance commission for a state in India? I think it is the president of India. 62 का A. I am getting confused in this question. 62 का B है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ओके, 62 का बी, फाइनेंस कमीशन फॉर अ स्टेट गवर्नर जो है बनाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड फाइनेंस कमीशन का आपको पता ही है क्या काम होता है? फंड डिवॉल्व करना, डिस्ट्रीब्यूट करना फंड्स को। ठीक है, फाइनेंस कमीशन फॉर अ स्टेट बोला है, करेक्ट। गवर्नर ऑफ द स्टेट ही है, प्रेसिडेंट नहीं है। प्रेसिडेंट तो आपको पता है फाइनेंस कमीशन फॉर सेंट्रल बनाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाइनेंस कमीशन होती है, मतलब फाइनेंस कमीशन जो होती है वही जो है नेट प्रोसीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद क्या होता है, फाइनेंस कमीशन स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है एंड ये क्या काम करती है फाइनेंस कमीशन फॉर स्टेट? ये जो फंड्स एलोकेट होते हैं स्टेट्स को, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज एलोकेट हुए उत्तराखंड को, तो उत्तराखंड की स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या काम करेगी? इस 100 रुपीज को स्टेट गवर्नमेंट को देगी और जो जितने भी म्यूनिसिपैलिटीज है, कहने का मतलब थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है जो कि आप पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं, उसके अंदर ये 100 रुपए जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ और लोकल गवर्नमेंट के साथ, लोकल बॉडी गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो ये काम होता है फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट का। ओके, एंड फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है? फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि पैसे को, यानी इसी 100 रुपीज को, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना और स्टेट्स के बीच में बांटना। ठीक है, अभी प्रोसीजर प्रेजेंटली 41% जो है प्रोसीड है, 41% पैसा जो है स्टेट्स को जाता है। ये फिलहाल का फिगर है, प्रेजेंट फिगर है। सो आपको मैंने बता दिया कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है और फाइनेंस कमीशन ऑफ अ स्टेट क्या होता है एंड गवर्नर अपॉइंट्स इट। सो 62 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ध्यान से नहीं पढ़ा था, मुझे लगा कि फाइनेंस कमीशन की बात चल रही है, दैट इज व्हाई आई चोज ऑप्शन ए। सो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। 63. The power to decide an election petition is vested in. अब इसमें सिर्फ पार्लियामेंट को छोड़ के इन तीनों का कोई भी आंसर हो सकता है बिकॉज यहाँ पे इलेक्शन पिटिशन की बात की है। वो ये नहीं पूछ रहा कि इलेक्शन कौन से इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन, स्टेट असेंबली के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। अगर यहाँ पे लिखा होता कि लोकसभा के इलेक्शन तो हमें कुछ क्लैरिटी मिलती। अगर यहाँ पे लिखा होता प्रेसिडेंट के इलेक्शन तो हमारा आंसर कुछ और होता। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन पिटिशन पूछा गया है तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट आपको पता है इसके पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है किसके लिए? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होते हैं उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं। और वैसे एमपी एमएलए के आपके इलेक्शन होते हैं उसके लिए आपको कंसर्न हाई कोर्ट जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एमएलए का कोई भी इलेक्शन जो अभी हमारे उत्तराखंड के अंदर हुए हैं
उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है कोई भी सीट को लेकर, फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ की सीट यानी रुड़की की सीट के अंदर जो इलेक्शन हुआ, रुड़की के अंदर जो इलेक्शन हुआ, उसमें कोई भी घपलेबाजी, किसी की भी कंप्लेंट डालनी है, कुछ भी डालना है, तो हम कहाँ पे जाएंगे? हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड यानी कि नैनीताल, नैनीताल के अंदर जाएंगे हम, जो है पहली अपील कहाँ डालेंगे? नैनीताल के अंदर। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसी तरह से जो है अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि लोकसभा के इलेक्शन, स्टेट असेंबली के इलेक्शन, तो हम कोई एक आंसर यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे जो है तीनों आंसर में से आप कोई भी चूज कर लो, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल और इलेक्शन कमिश्नर का भी कुछ ना कुछ रोल होता है इलेक्शन पिटीशन में, कोई ऐसा नहीं है कि इनका कोई रोल नहीं होता। सो ऑप्शन सी एंड डी कैन बी ऑल्सो द राइट आंसर, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का सबसे ज्यादा जो है इसमें ज्यूरिडिक्शन होता है इलेक्शन पिटीशन के टाइम पे, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब इसमें ये डिबेटेबल टॉपिक है, समवन कैन कमेंट कि नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता, इलेक्शन कमीशन हो सकता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल हो सकता है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, अगर यहाँ पे लिखा होता कि लोकसभा का इलेक्शन या फिर गवर्नर सॉरी एमएलए का इलेक्शन, एमपी का इलेक्शन, तो ज्यादा क्लैरिटी होती। तो आप इस क्वेश्चन को नल वॉइड मान सकते हो, ये क्वेश्चन जो है गलत है। 64, under the CAG of India there is dash in each state, और अकाउंटेंट जनरल इज द राइट आंसर। अकाउंटेंट जनरल हर एक स्टेट का जो है सीएजी जो है अपॉइंट करती है, इसका अलग से ऑफिस होता है। सो अकाउंटेंट जनरल इज द राइट आंसर, 64 का ऑप्शन इज द राइट आंसर। अलग से पूरा प्रॉपर ऑफिस होता है ये, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग है। जैसे एक अलग ऑफिस आप यूपी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एक अलग ऑफिस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो गई, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। सीएजी का एक ऑफिस खोला जाता है हर एक स्टेट के अंदर, जिसको अकाउंटेंट जनरल बोलते हैं, यानी एजी ऑफिस बोलते हैं। A joint public service commission can be created by order of the president, no. Resolution by Rajya Sabha, no. Act of parliament, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब कोई भी दो स्टेट का एक पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल पहले पंजाब प्लस हरियाणा का जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन था, यानी जो भी जितनी भी पोस्ट होंगी ऑफिसर लेवल की पंजाब हरियाणा में, वो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन ये जो है अपॉइंट करता था। तो ये जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो है बनाया जा सकता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 66, विच इज नॉट अ पावर ऑफ अ हाई कोर्ट, इनमें से कौन सी हाई कोर्ट की पावर नहीं है? सुपरविजन ऑफ ऑल कोर्ट्स अंडर हिज जुडिक्शन, बिल्कुल है। ज्यूरिडिक्शन ओवर रेवेन्यू मैटर्स, बिल्कुल है। सुपरविजन ओवर ट्राइब्यूनल्स constituted by law relating to armed forces, अब आर्म फोर्सेस की बात आ गई तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे हाई कोर्ट की जो ज्यूरिडिक्शन नहीं चलेगी, बिकॉज यहाँ के लिए आपको पता है मार्शल कोर्ट्स जो है होते हैं, वहां पे उनकी पावर होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 67, provisions concerning the power of the union judiciary in the constitution can be amended, यूनियन जुडिशरी के कोई भी प्रोविजन अगर को अगर अमेंड करना है तो वो किस तरह से अमेंड होगा? सिंपल मेजोरिटी बिल्कुल नहीं, टू थर्ड ऑफ मेजोरिटी बिल्कुल नहीं, टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स, बिल्कुल सही, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इम्पैक्ट करेगी। स्टेट जुडी अगर यूनियन जुडिशरी की आप कोई प्रोविजन यानी कोई पावर को अमेंड करना चाहते हैं, तो यूनियन जुडिशरी जो है आपकी पता है पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर उनकी जो है जुरिस्डिक्शन है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी इम्पैक्ट करेगी। और कोई भी ऐसी चीज कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करनी है तो स्टेट गवर्नमेंट की रेटिफिकेशन चाहिए होती है। दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट पहली चीज, उसके बाद मेजोरिटी ऑफ द स्टेट, यानी 28 स्टेट है, यानी 15 स्टेट उसको रेटिफाई करना चाहिए, तभी उसको आप जो है अमेंड कर सकते हो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 68, द लोएस्ट कोर्ट ऑफ रेवेन्यू इज दैट ऑफ नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो होता है लोएस्ट कोर्ट ऑफ रेवेन्यू होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 69, हु डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट, it is the state government who decide, very easy again, option D is the right answer. 70, the government enacted the PISA Act in 1996, which of the following is not identified as its objective, इनमें से क्या उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, बिल्कुल सही। टू रिकॉग्नाइज इट्स ट्रेडिशनल राइट्स, बिल्कुल सही। टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज, बिल्कुल सही।
टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं था, उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए किया गया था। ओके, उनके राइट्स को जो है वैलिड करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव नहीं था, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? ओके, पंचायत आपकी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज। According to the Indian Constitution, local government is not an independent tier in the federal system. बिल्कुल सही। 30% of the seats in the local bodies are reserved for women. ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। Because not 30, 33% of the seats are reserved for women in the पंचायत। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के अंदर 33% सीट जो है रिजर्व होती है, और कुछ कुछ स्टेट्स ने तो उसको जो है 50% तक जो है किया हुआ है। वो स्टेट्स के ऊपर है, मिनिमम आपको 33% करनी है, अगर आपको इंक्रीज करनी है आप कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे उन्होंने 50% लिमिट की गई है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और गलत ही पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 72 फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग पंचायती राज नीड्स द कॉपरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल पीपल या फिर ब्यूरोक्रेसी। अब आपको लगेगा इन चारों में से यार चारों चीजें सही हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी सही है, स्टेट गवर्नमेंट की उनको वो चाहिए कॉपरेशन, बट सबसे ज्यादा चीज की क्या आवश्यकता है? स्टेट गवर्नमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनली उनको पता है कि लोकल सेल गवर्नमेंट तो होनी होनी है, तो वो तो छोड़ दो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इट इज अ लोकल पीपल, बिकॉज आपको पता है विलेज पंचायत जो होती है उसमें ग्राम सभा का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड ग्राम सभा का मेंबर कौन होते हैं? ऑल द मेंबर्स हु आर 18 प्लस, यानी जिनकी एज 18 प्लस होती है, दोज आर ग्राम सभा मेंबर्स। सो दैट इज व्हाई लोकल पीपल का सबसे ज्यादा कॉर्पोरेशन चाहिए पंचायती राज को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 73 द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स इन द स्टेट, स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स है पार्लियामेंट उन पे लॉ बना सकती है। कब? अगर प्रेसिडेंट इशू करे एन ऑर्डर, बिल्कुल गलत। सुप्रीम कोर्ट गिव्स अथॉरिटी टू द पार्लियामेंट, नो, दिस इज आल्सो नॉट राइट। राज्यसभा passes a resolution by two-thirds of its member present and voting declaring it expedient to legislate on a state matter in a national interest, बिल्कुल सही। I think it is the article 252 249 से लेकर 252 तक, इनके बीच में कोई आर्टिकल है जो ये कहता है कि स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है। सो इट इज द ऑप्शन सी राइट आंसर। द एंट्री पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो कौन सी लिस्ट में? यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, नन ऑफ दीज। अब आपको ऐसी चीजें ना कॉमन सेंस से जो है आंसर करनी है, बिकॉज हर एक एंट्री याद करना मुश्किल है कि कौन सी स्टेट के अंदर है, कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, कौन सी कॉन्करेंट के अंदर है। अब देखो कि सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन के अंदर यूनियन लिस्ट के अंदर क्या करेगी? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर हेल्थ और सैनिटेशन के ऊपर लॉ बनाना पड़ रहा है, वो एक मॉडल लॉ जरूर बना सकती है, बट ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ग्राउंड लेवल पे जो है ज्यादा अच्छे से आप जो आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सो इट इज द स्टेट, इट इज इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा करीब होती है लोगों के, रादर देन एमपी, एमएलए ज्यादा करीब होता है। और डिटेल में जाए, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज, और क्योंकि इस म्यूनिसिपैलिटीज की ड्यूटी होती है, और इसलिए स्टेट लिस्ट ने बहुत, ये स्टेट लिस्ट ने एक और म्यूनिसिपैलिटीज को डिवॉल्व किया गया है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस केस। 75th, a government is federal or unitary on the basis of relationship between the organs of the state, नहीं। सेंटर एंड द स्टेट्स, बिल्कुल सही। सेंटर एंड द स्टेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उससे आपका पता लगेगा कि इंडिया कोई भी गवर्नमेंट जो है फेडरल है या फिर यूनिटरी है। फेडरल का मतलब जो दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करते हैं पावर, यूनिटरी का मतलब सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन दी स्टेट्स, जो कि इंडिया के अंदर तो है, बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी। ठीक है, इसलिए हम इंडिया को भी ये नहीं बोलेंगे कि इट इज अ यूनिटरी सिस्टम, इट इज अ फेडरल सिस्टम, इट इज अ मिक्सचर। 76, which government will set up the world largest floating solar power project in by 2023? रवांडा, टोक्यो, उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। नाउ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। 77, who is the first woman fighter pilot to take part in the parade of Republic Day? ऑप्शन ए भावना कांत इज द राइट आंसर।
78, this is the most innovative state under India Innovation Index 2020. It is Karnataka. Option A is the right answer. Who is the chairman of the 15th Finance Commission? Article 280. ये भी याद कर लो कि 280 होता है फाइनेंस कमीशन का. So it is NK Singh. Option B. Gandhi Peace Prize for 2020 was conferred to Sheikh Mujibur Rahman of Bangladesh. 81, Ease of Living Index is released by option A, Ministry of Housing and Urban Affairs. 82, who became the first Indian fighter to win the MMA World Championship? It is Arjun Bhullar. Option D. What is Pegasus? Pegasus के ऊपर तो बहुत बवाल हुआ है. It is a spyware. ऐसा बोला जाता है कि ये मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर देंगे तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो इसने जिसने इसको वायरस को छोड़ा है उसके पास चली जाएगी. तो ऑप्शन इज द राइट आंसर. बहुत न्यूज में रहा है तो ये तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. 84, हु इज द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन हिस्ट्री? ऑप्शन ए, अभिमन्यु मिश्रा जो है ये यंगेस्ट एवर चेस है ग्रैंड मास्टर हिस्ट्री के अंदर. Which state has now become the first state to have more than one water plus certified city? It is the आंध्र प्रदेश. और पहली वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी कौन सी है? दैट इज योर इंदौर, मध्य प्रदेश. ओके, लेकिन सबसे ज्यादा सिटीज यानी एक से ज्यादा सिटी वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी किसके पास है? आंध्र प्रदेश के पास. किगाली अमेंडमेंट क्या है? बोन कन्वेंशन का पार्ट है, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल. इट इज द ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली क्या था? 1989 के अंदर आया था टू रिमूव ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जितने भी हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस यानी जो ओजोन लेयर को कमजोर करते हैं या फिर इसको डिमिनिश करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हमें एलिमिनेट करना है. सो ऐसी गैसेस कौन कौन सी हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो आपके रेफ्रिजरेटर्स में यूज होती है, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स. तो किगाली अमेंडमेंट बेसिकली क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 जो है वो किसके बारे में बात करता था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में. लेकिन किगाली अमेंडमेंट आई, किगाली अमेंडमेंट ने क्या कहा कि आप हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी इंक्लूड करो. तो अभी पूरे वर्ल्ड ने कमिटमेंट दिया है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को 80% से डिक्रीज करना है बाय द ईयर 2047. Okay, so Kigali Amendment is related to Montreal Protocol. 87, Matsya will be a vehicle launched under which mission? It will be launched under the Deep Ocean Mission. Deep Ocean Mission जो इंडिया जो है लॉन्च कर चुकी है, समुद्र के बिल्कुल टच पे जाके, मतलब पूरा सरफेस पे जाके समुद्र के वहां पे जो है रिसर्च करनी है, वहां पे एक्सप्लोरेशन करनी है, उसको बोलते हैं डीप ओशन मिशन. और समुद्रयान भी बोला गया है इस मिशन को, समुद्रयान. जैसे गगनयान पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जाएगा हमारे इंडिया का, ऐसे ही समुद्रयान भी है. यहाँ पे जो है लिटरली ह्यूमन जाएगा इस नीचे सतह तक और यहाँ पे जो है रिसर्च एक्टिविटीज करेंगे. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. व्हाट इज ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू? ऑप्शन बी, बीचेस के लिए होता है कि कौन सा बीच कितना साफ है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 89, दिस वाज द डैश टाइम दैट जापान ने फोर्थ टाइम जो है होस्ट किया था ओलंपिक. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. What was the position of India in Tokyo Olympics and Paralympics? तो टोक्यो ओलंपिक्स में पोजीशन थी 48 एंड यहाँ पे थी 24. सो ऑप्शन इज द राइट आंसर, 44th and 24th. India's first dugong sanctuary will be set up in Tamil Nadu. Option B is the right answer. 92, who came out as the winners in hockey junior world cup 2021? Option B, Argentina. What was the India rank in 2021 global hunger index? बहुत ही खराब रैंक थी, 101, behind पाकिस्तान also एंड नेपाल बांग्लादेश सबसे पीछे थे हम. ऑप्शन डी इज 101. 101 हमारी रैंक थी आउट ऑफ 116. Which country passport was ranked the best under Henley Passport Index? अभी हैंनली पासपोर्ट इंडेक्स क्वार्टर वाइज आता है, एक तो मतलब हर एक क्वार्टर में इसके रिलीज होती हैं. ठीक है, तो इसको तो याद करना बड़ा मुश्किल आता है, बट कंसिस्टेंटली जो है जापान अच्छा परफॉर्म कर रहा है. सबसे हाईएस्ट मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इसका है. इंडिया की रैंक 83rd. तो आपको जो है ये भी ध्यान में रखना है. 95th, इंडिया फर्स्ट फूड म्यूजियम कहाँ पे खोला गया है? आई थिंक तमिलनाडु में खोला गया है. लेट मी चेक दिस. 95 का है, 95 का बी. यस, तमिलनाडु में खोला गया है 95 का बी.
96 फाल्गुनी नायर, जस्ट वेट, फाल्गुनी नायर जो है वो इंडिया की वेल्थिएस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनर बन चुकी हैं। आपको बताना है कि वो कौन सी कंपनी की सीईओ है। ऑप्शन ए नायिका, नायिका का जो है आईपीओ आया था और अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला इसको, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट शी बिकेम सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर, फाल्गुनी नायर। ऑप्शन ए। 97 नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स कौन रिलीज करता है? इट इज द कॉमर्स मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 98 which of the following has not been included in UNESCO representative list of intangible cultural heritage of humanity? It is Sova dance. 99 state food safety index is released by which of the following? Option D FSSI, Food Safety Standards Authority of India. पीली रौतेला पेंशन योजना कब स्टार्ट हुई थी? It started on 1st April 2014. कोटली विष्णु टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? It is located in पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। Something is not right. नहीं, सब सही है। पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड गवर्नमेंट का बजट कितना था? एग्जैक्ट नंबर, फिगर पूछ सकते हैं वो। सो इट वाज 53,526 करोड़। वेयर इन उत्तराखंड नेशनल हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड हर्बल पार्क जो है कहाँ पे ओपन हुआ है? इट हैज ओपनड इन माना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड बिकेम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू फुल्ली वैक्सीनेट इट्स पॉपुलेशन विद फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन? ऑप्शन बी बागेश्वर। नॉट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट ऑल, इसको तो आप याद भी ना करोगे तो भी चलेगा। पुष्कर सिंह धामी जो है जब क्वेश्चन बनाया था तो वो 11th सीएम थे, बट नाउ ही हैज बिकम द 12th सीएम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नाउ। वेयर इन उत्तराखंड इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर विल बी ओपन? इट विल बी ओपन इन उत्तरकाशी, ऑप्शन बी। दूध गंगा ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन सी टिहरी गढ़वा में लोकेटेड है। दूनागिरी फेयर कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड इन रानीखेत, ऑप्शन डी। हाउ मेनी न्याय पंचायत आर देयर इन उत्तराखंड? 670, ऑप्शन बी। Which district of Uttarakhand has the longest international boundary? It is पिथौरागढ़, because पिथौरागढ़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ भी और चाइना के साथ, दोनों के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। What is the total geographical area of Uttarakhand? It is something 53,000, 53,000 एक ही दे रखा है, तो ऑप्शन बी 53,483 स्क्वायर मीटर इज द राइट आंसर। उत्तराखंड जो है कौन सा हिली स्टेट है? इट इज द 11th हिली स्टेट, ऑप्शन बी। विच डिस्ट्रिक्ट हैज मैक्सिमम तहसील इन उत्तराखंड? अल्मोड़ा के अंदर 12 तहसील हैं, सबसे कम रुद्रप्रयाग के अंदर है, आई गेस 4 है इसके अंदर। हाउ मेनी नगर निगम इन उत्तराखंड? 8 है। अब मेरे को आपको बताना है 8 नगर निगम का नाम, बिकॉज मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस में मैं ये 8 के 8 नाम रिपीट कर चुका हूँ। नाउ आई वांट कि आपको ये 8 नाम याद होने चाहिए। ये 8 नहीं बल्कि आई गेस 9 हो चुके हैं। ये 9 नाम आपको बताने हैं मुझे। अभी 31 दिसंबर 2021 को एक नाम इंक्लूड हुआ है, वो नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और आपको सारे नाम बताने हैं मुझे, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी नगर निगम नहीं है। 115 दायती महासू, एक सेकंड इसको रब कर देता हूँ। Deity Mahasu holds special place of reference for which tribe? It is the Jaunsari tribe. What is the rank of Uttarakhand in terms of GDP? GDP में 19th रैंक है और पर कैपिटा जीडीपी की अगर हम बात करें तो 14th रैंक है। कोटेश्वर डैम किसके ऊपर बिल्ट है? कौन सी रिवर के ऊपर बिल्ट है? भगीरथी रिवर, ऑप्शन सी। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज द मिनिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट फीमेल्स? सबसे कम फीमेल्स कहाँ पे है? इट इज इन द रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। सीरियसली आई एम नॉट वेल टुडे, क्लास लेनी है, फटाफट खत्म कर देते हैं। Which district has the second highest literacy rate in उत्तराखंड? सेकेंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट उत्तराखंड में जो है नैनीताल के पास है, ऑप्शन सी। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट देहरादून के पास है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेकेंड हाईएस्ट नैनीताल के पास है।
विच इज द थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड? थर्ड हाईएस्ट, सबसे पहले है हमारा प्यारा हरिद्वार, उसके बाद देहरादून, उसके बाद उधम सिंह नगर, उसके बाद नैनीताल। ये टॉप 4 है। सो इसमें पूछा थर्ड हाईएस्ट, तो थर्ड हाईएस्ट है उधम सिंह नगर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इकोनॉमिक्स आ चुका है। Devaluation of a currency leads to what? Now, what is devaluation of a currency? I have already explained this in my one of my lecture. Devolution का मतलब क्या होता है? So devolution का मतलब क्या होता है? ये रहा आपका डॉलर, ये रहा आपका रुपया। सिंपल भाषा में समझो कि फॉर एग्जांपल $1 की कीमत आज की डेट में फॉर एग्जांपल 70 रुपीज है। तो डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी का मतलब ये होगा कि $1 की कीमत हो चुकी है अब ₹75। तो कहने का मतलब रुपया जो है कमजोर हो चुका है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। इसको बोलते हैं वीकनेस ऑफ करेंसी। लेकिन बात चल रही है कि डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी। अब ये जो ₹5 रुपया जो कमजोर हुआ है, दैट कैन हैपन बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। पहला है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की वजह से हो सकता है, और दूसरा हो सकता है डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी। दोनों चीजें अलग है, रिजल्ट सेम है। रिजल्ट क्या है कि रुपया कमजोर हो रहा है, लेकिन दोनों चीज अलग कैसे है? डेप्रिसिएशन जो होता है वो कौन डिसाइड करता है? मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या? डिमांड सप्लाई। डिमांड सप्लाई जो है वो डिसाइड करती है कि रुपया और डॉलर जो है उसका जो है अमाउंट क्या होगा। लेकिन डिवैल्यूएशन के टाइम पे इट इज द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यानी इंडिया के केस में आरबीआई। आरबीआई विल डिसाइड कि हमारा जो रुपया है वो डॉलर के टर्म्स में कितना होगा। अगर आरबीआई बोलती है कि हमारे एक डॉलर का के सामने हमारा रुपया होगा 50 रुपीज, सो इट मींस ये आरबीआई डिसाइड कर रही है। और अगर इसको और कमजोर करती है यानी रुपये को 55 कर देती है, यानी रुपया जो है 50 था 55 हो गया, कहीं कमजोर हो गया, सो इट मींस डिवैल्यूएशन। और डिवैल्यूएशन कौन करता है? इट इज द सेंट्रल बैंक। और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि अपने आप मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई की वजह से जो है अपना रुपया कमजोर या फिर स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, अगर स्ट्रांग हम खुद से कर रहे हैं तो दैट विल मीन डिवैल्यूएशन हो रहा है। मतलब अगर हम रुपया का जो है कमजोर खुद से कर रहे हैं तो दैट विल मीन डिवैल्यूएशन। ओके, तो ये होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी से क्या होगा। इसको मैं कर लेता रब। आई होप अब ये आप कभी मत भूलना कि डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में डिफरेंस क्या होता है। ये आपको पता है, अब इसको भूलने का नहीं है, बिकॉज ये मैंने इससे आसान तरीके से नहीं समझा सकता था मैं, है ना। चलो अब बताएंगे कि डेवल्यूशन ऑफ करेंसी से क्या इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। क्या डिवैल्यूशन ऑफ करेंसी, अब मैं लिख लेता हूं पहले यहाँ पे कि $1 पहले 70 रुपीज के बराबर था, अब $1 रुपीज 75 के आसपास हो चुका है। तो ये इसको बोलते हैं, यानी जो है रुपया जो है डिवैल्यूएट हो गया है। अब यहाँ पे इसको ऐसे देखो, डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी लीड्स टू व्हाट? एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। बिल्कुल सही। व्हाई? बिकॉज रुपया अब ज्यादा मिल रहा है। मैन मतलब एक्सपोर्ट में क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आपने सामान यहां से यूएसए को बेचा, और यूएसए किस चीज में पेमेंट करेगा? डॉलर्स में। डॉलर्स में पेमेंट करेगा, और डॉलर्स को जब आप इंडिया में कन्वर्ट करवाओगे तो वही $1 इंडिया में आके कितना बन जाएगा? 75 रुपीज। ओके, सो पहले 70 रुपीज हमें मिल रहे थे, लेकिन अब हमें 75 रुपीज मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब जब भी करेंसी डिप्रिशिएट और डिवैल्यूएट होती है तो एक्सपोर्ट जो है बढ़ जाते हैं। एक्सपोर्ट जो है बढ़ जाते हैं बिकॉज हमें सेम प्रोडक्ट का ज्यादा पैसा मिल रहा होता है। और इंपोर्ट जो है घट जाते हैं। इंपोर्ट घट जाते हैं बिकॉज हमें सेम चीज का ज्यादा पैसा देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल, आपको पता है ऑयल जो है इस वक्त बहुत ही हाई रेट पे चल रहा है, मोर देन $100 पर बैरल चल रहा है। तो पहले फॉर एग्जाम्पल इसका रेट $80 था, तो हम $80 को की समझ के जो है पेमेंट कर रहे थे, बट ये अब $100 हो चुका है। अब हमें ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे इसके मुकाबले, तो हम जो है इंपोर्ट को कम कर देंगे। वहीं अगर जब भी डेप्रिसिएशन और डेवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी होगा तो एक्सपोर्ट जो है बढ़ जाएंगे। ये जनरल फिनोमिना होता है। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंपोर्ट ट्रेड कम हो जाएगी, बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया क्यों कम होगी, बिकॉज हमें ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। एक्सपेंशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन का मतलब फॉर एग्जांपल आज की डेट में हम चाय पत्ती जो है इंपोर्ट कर रहे थे, एग्जांपल मानो चाय पत्ती इंपोर्ट कर रहे थे, या फिर आप एग्जांपल मारो हम चाय पत्ती इंपोर्ट तो नहीं कर रहे, थोड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कॉफी इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब जैसे कि पता है आपको कि रुपया जो है कमजोर हो चुका है, डेप्रिशिएट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, कॉफी को इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और इसका सब्स्टिट्यूट यानी चाय पीना स्टार्ट कर देंगे। हम बोलेंगे यार थोड़े दिन कॉफी नहीं पीते हैं बिकॉज ये थोड़ी महंगी पड़ रही है, अपन क्या करते हैं सिर्फ थोड़े दिन के लिए, एक हफ्ते, एक 10 दिन की बात है, जब करेंसी जो है वापस से ठीक होगी हम कॉफी इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी जो है थोड़े दिन के लिए जब तक बैलेंस जो है सही नहीं होता अपन टी पियेंगे। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पहले मतलब पहले आप कॉफी पी रहे थे, अब आपने उसी प्रोडक्ट को जो है सब्स्टिट्यूट कर लिया किसके साथ, टी के साथ, तो ये भी सही है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। वन 122 स्टॉक मार्केट ऑफ लंदन को क्या बोलते हैं, ऑप्शन टी फुटसिक। न्यू कैपिटल इशू इज प्लेस्ड इन, न्यू कैपिटल इशू का मतलब होता है पहली बार जब कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है, मार्केट से पैसा उठाती है मतलब रिटेल इन्वेस्टर से, या फिर सॉरी सॉरी न्यू कैपिटल इशू मतलब जब मार्केट पहली बार, कोई कंपनी पहली बार मार्केट से पैसे जो है उठाती है, मतलब शेयर्स इशू करती है। और आज के टाइम पे एक बहुत ही फेमस वर्ड जो है, टर्म जो है बहुत फेमस हो रखा है, दैट इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सब लोग आईपीओ में जो है अप्लाई करते हैं बिकॉज आईपीओ जो है बहुत अच्छे गए हैं 2020 के बाद से, अच्छा खासा रिटर्न दिया है, तो आईपीओ में सबने जो है अप्लाई किया है। तो आईपीओ का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है पहली बार मार्केट से, रिटेल इन्वेस्टर से, जितने भी इन्वेस्टर्स है उनसे पैसे ले रही है और बदले में क्या दे रही है, शेयर्स। तो जब पहली बार शेयर्स इशू होते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और ये कहां पे होते हैं, कौन सी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में। तो जो न्यू कैपिटल इशू है वो कहां पे होती है, प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या होता है, आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है उसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। कहने का मतलब आईपीओ हुआ, आईपीओ में हम इशू करेंगे, आप अप्लाई करोगे और एक पर्टिकुलर डेट होगी, उस डेट को ये पर्टिकुलर शेयर, फॉर एग्जांपल अभी रुचि सोया, यानी जो हमारी प्रेजेंट, आपको रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ, रुचि शेयर का जो आईपीओ है वो इस वक्त खुला हुआ है, ओपन है, एंड रुचि शेयर सोया जो है पतंजलि ब्रांड के साथ जो है इनका टाई अप है, पतंजलि रामदेव जी वाले। तो अभी क्या कर रहा है, अभी हम रुचि सोया को के शेयर्स जो खरीद सकते हैं प्राइमरी मार्केट में, यानी हम अप्लाई कर सकते हैं कि अपन को इतने इतने जो भी लॉट है, फॉर एग्जांपल 20 शेयर्स का लॉट है, ठीक है, 14,000 या फिर 15,000 का जो है वो लॉट होता है, हम जो है एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे, और अब हमें अगर वो लॉट मिल जाता है तो ये रुचि सोया के जो शेयर्स है, फॉर एग्जांपल मंडे यानी 28 मार्च को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे। और जब ये लिस्ट हो जाएंगे, जैसे ही लिस्ट होंगे 10 बजे जो है ये लिस्ट होगा, और जैसे ही 10 बजे 10 बजकर 1 मिनट पर अगर कोई ये मार्केट से खरीदता है तो कहने का मतलब वो सेकेंडरी मार्केट से खरीदेगा, सेकेंडरी मार्केट से, बिकॉज प्राइमरी मार्केट से आप कब खरीद सकते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का जो लिस्टिंग है उससे पहले, जब ये शेयर लिस्ट होंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, यानी 10 बजे से पहले, 10 बजे से पहले, यानी कब, यानी रुचि सोया जब इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ जब स्टार्ट होगा तो इसकी पर्टिकुलर डेज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 26 मार्च है, आपको कोई शेयर निकालना है और आपने बोला मैं 26 मार्च तक से 29 मार्च तक, ये 4 दिन के अंदर जिसको भी शेयर चाहिए वो आके ले लो, इन 4 दिन के अंदर। और जो 4 दिन के अंदर आप एप्लीकेशन डालोगे, आपको अलॉटमेंट हो गया, फॉर एग्जांपल आपने अलॉटमेंट ले लिया, अब ये शेयर जो है अलॉट होने के बाद, फॉर एग्जांपल
4 अप्रैल को ये लिस्ट हो जाएंगे। कहाँ पे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल एक्सचेंज, दोनों पे जो है लिस्ट हो जाएंगे। और जैसे ही ये लिस्ट होंगे ये जो है सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा बन जाएंगे। ओके, सो आपको जो भी फिर उसके बाद बाइंग एंड सेलिंग करनी है दैट विल हैपन ऑन सेकेंडरी मार्केट। तो काफी डिटेल में मैंने आपको बता दिया है एग्जांपल के साथ। सो आई होप आपको आईपीओ और ये सब प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट का जो फंडा है आपको पता चल गया होगा। मेरी रेजर काम ही नहीं कर रही। ओके, ये पीडीएफ मेरे को जो है अपलोड करना है बच्चों को। स्टूडेंट्स ने बोला है कि मार्क करके आंसर जो है पीडीएफ चाहिए हमें, सो दैट इज वाई मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, साथ साथ करते जा रहा हूँ सो दैट मेरे को अलग से टाइम लगाना ना पड़े। ओके, सो न्यू कैपिटल इशू जो है प्राइमरी मार्केट में प्लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी क्या है? इट इज द मनी बोरोड और लेंट फॉर अ डे और ओवरनाइट, मतलब एक दिन या फिर आधी रात के लिए जो है पैसा बोरो करता है, और ऐसे करते हैं बैंक्स करते हैं आपस में अपने बैलेंसेस को जो है मैच करने के लिए। सो इट इज अ कॉल मनी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 125, इन विच ईयर आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड? 1935, ऑप्शन ए। इन विच ईयर द रीजनल रूरल बैंक जो है पहला रीजनल रूरल बैंक 1975 में एस्टैब्लिश हुआ था, फॉर्म हुआ था, ऑप्शन बी। ट्रेड पॉलिसी क्या है? ट्रेड पॉलिसी इज अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी, कितना अपन एक्सपोर्ट करेंगे कितना इंपोर्ट करेंगे उसको बोलते हैं ट्रेड पॉलिसी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। रिगार्डिंग आईएमएफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट ग्रांट लोन्स टू एनी कंट्री? नो। ग्रांट लोन टू ओनली डेवलपमेंट कंट्री? नो। इट ग्रांट लोन्स ओनली टू मेंबर कंट्री? बिल्कुल, इसको आपका मेंबर बनना पड़ता है तभी आपको लोन मिलेगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कमेंट सेक्शन में बताओ आईएमएफ को कितने मेंबर है, आईएमएफ के पास कितने मेंबर्स है, कमेंट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। द फर्टाइल लैंड बिटवीन द टू रिवर्स इज कोल्ड एज डुआब, दुआब बोला जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द फ्रीक्वेंसी एंड सीवेरिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्रीजिंग? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या इंक्रीज हो रहा है? साइक्लोन्स ओनली, स्टॉर्म्स, ऑल ऑफ द, ये सब इंक्रीज हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अल्ट्रा वायलेट रेज जो रेडिएशन है वो सनलाइट, फ्रॉम सनलाइट से कॉज करती है रिएक्शन दैट प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बेसिकली क्या प्रोड्यूस होता है? इट इज द ओजोन, O3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो? जो ताजमहल जो येलो होता जा रहा है वो किसकी वजह से होता जा रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड्स, बिल्कुल गलत। डिक्रीज इन सी लेवल, बिल्कुल गलत। डिक्रीज इन ह्यूमन हेल्थ, इंक्रीज इन सी लेवल, बिकॉज बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग से जो है मेल्टिंग ऑफ आइस, और मेल्टिंग ऑफ आइस से क्या होगा? सी लेवल राइज होगा। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज मेजर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मास और वेलोसिटी का जो है प्रोडक्ट है मोमेंटम। डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन बी। द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ यानी ग्रेविटी बिल्कुल बिल्कुल जो है कम है, सो इट विल बी स्लाइटली, इट विल बी जीरो, ऑप्शन बी। Side mirror of the vehicles are which type of mirrors? They are convex type of mirror. Option A is the right answer. What is output? Output is which is get to user from processor. यूजर को जो मिलता है कहां से? प्रोसेसर से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फंक्शन क्या है सीपीयू का? टू प्रोवाइड एक्सटर्नल स्टोरेज, नहीं। कम्युनिकेट विद द ऑपरेटर, रियल इंटरप्रेट, ये ऑप्शन सी। टू रीड इंटरप्रेट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, बिकॉज सीपीयू जो है ब्रेन बोला जाता है किसका? कंप्यूटर का। 41, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, नहीं। विल डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, बिल्कुल सही। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, जितना जो है आप प्रेशर लगाओगे आइस के ऊपर, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है उतना ही कम हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच की इज यूज टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन इन एमएस वर्ड? एंटर की। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क? इट इज द इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन सी। What is the full form of ISDN? It is Integrated Service Digital Network.
Software that is used to create text-based documents are referred to as word processor. Option B. इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20 मेंबर है G8. ऑप्शन बी, G8 की मेंबर नहीं है. और G8 के अंदर कौन कौन सी कंट्री है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, कनाडा, रशिया, यूएसए. ये आठों की आठों जो है G8 मेंबर्स के अंदर आती हैं और इंडिया इसके मेंबर नहीं है. 147. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कार्टेल. कार्टेल का मतलब क्या होता है? जब दो से ज्यादा लोग एक ग्रुप बना लेते हैं उसको बोलते हैं कार्टेल. और इनमें से कार्टेल क्या है? इट इज द ओपेक. ऑयल, पेट्रोलियम, जो आपकी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनीज हैं उन्होंने जो है कार्टेल बनाया हुआ है और वही पेट्रोलियम का प्रोडक्शन कितना होगा, उसका प्राइस क्या होगा, वही डिसाइड करते हैं. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है किसका? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. यूएनईपी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इट इज इन नाइरोबी. ऑप्शन बी, केनिया. बनी आइस देख के बैठे हो आप सब, मुझे पता है. यूएनईपी का फिर इससे आप याद कर लो. 149. अमंग द सार्क कंट्रीज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड. सार्क छोड़ो, ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है. दैट इज बांग्लादेश. ऑप्शन ए. एंड द लास्ट क्वेश्चन फाइनली, द नेम ऑफ द ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस जो है किसकी सेंचुरी बनाने के लिए जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था रेलवेज ने? इट इज द जवाहरलाल नेहरू. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सो हमने 150 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं. आई होप, मुझे पता है आज एनर्जी लेवल थोड़ा कम था लेक्चर में, बट आई एम नॉट वेल. लेट्स होप कि नेक्स्ट सेशन तक जो है थोड़ी सी तबीयत इंप्रूव हो जाए एंड वी विल बी डूइंग द लेक्चर्स with a high spirit, high energy. Okay, that is missing in this lecture. I know, I can feel that. So let's end this video over here only. I hope आपको सेशन यूजफुल लगाओ, फ्रूटफुल लगाओ, और लगाए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. और आपको एक अच्छा खासा रिवीजन आपको हो चुका होगा इस लेक्चर के एंड तक आपने अगर देखा है. ओके, आई होप it was a fruitful session for you and see you in the next video. Till then, take care. Goodbye.